नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ बाय सुमित केपी पर। मेरा नाम सुमित है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी इमरजेंसी के ऊपर होगी, यानी कि आपातकाल के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में पढ़ने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार 44वां जो संविधान संशोधन है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में आपको किसी भी जनरल नॉलेज की बुक में वो मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, या किरण की कोई बुक हो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी आपको ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इमरजेंसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ये 44वां ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बाद आइए हम शुरुआत करते हैं इमरजेंसी के बारे में। देखिए, पहले तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ये आर्टिकल 352 के हिसाब से लगती है, 352 के हिसाब से। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये लगता है आर्टिकल 356 के हिसाब से। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, ये लगती है आर्टिकल 360 के हिसाब से। अब मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। कब ये लगी, कितनी बार लगी, और ये कब कितनी बार लगी, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लगी, किस राज्य में सबसे कम लगी, और ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा लगी है, ये कितनी बार लगी, इसमें क्या प्रभाव होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, कौन लगाता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 352 में है। अब आप एक चीज़ याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, कौन लगाता है, और किसकी एडवाइस पर लगाता है, ये चीज़ें इससे रिलेटेड है। पहला तो ये याद रखिए कि नेशनल इमरजेंसी जब कभी भी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज इन डेंजर, यानी कि क्या ग्राउंड होता है, भारत की सुरक्षा, ये भारत के किसी भाग की सुरक्षा जब खतरे में होती है तब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन बताता है कि भारत की सिक्योरिटी या एनी पार्ट ऑफ इंडिया उसकी सिक्योरिटी इज इन डेंजर, तो ये चीज कौन बोलता है, ये चीज जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की एडवाइस पर, उसकी सलाह पर मंत्रिमंडल सलाह देते हैं। किसको देते हैं, ये देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कहते हैं कि इस टाइम देश में ये सिचुएशन है और आपसे ये हमारी एडवाइस है कि आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दीजिए, इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो इमरजेंसी, यानी कि कौन सी वाली, आर्टिकल 352 के हिसाब से वो इमरजेंसी घोषित कर देते हैं देश के अंदर, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। अब यहाँ कई चीजें आपकी क्लियर हो गई। ये तो आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है ना, किस ग्राउंड पर लगाई जाती है। ये हो गया एडवाइस, मतलब किसकी सलाह पर लगाई जाती है, सलाह। और ये हो गया आपका कौन लगाता है, ठीक है ना। अब वो और क्या क्या होते हैं वो डीपली मैं अभी इसमें अंदर को आपको
समझा दूंगा। तो प्रेसिडेंट जब लगाते हैं तो वो मैक्सिमम 1 मंथ के लिए होती है, यानी कि इस बात को आप ऐसे समझिए कि 1 महीने के अंदर वो जो इमरजेंसी राष्ट्रपति जी ने लगाई है उसका पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसको 1 मंथ के बियॉन्ड बियॉन्ड ले जाना चाहते हैं, यानी 1 मंथ से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल यानी कि अनुमोदन जिसे बोलते हैं शायद। तो ये चीज याद रखिएगा कि स्टेट इमरजेंसी पे जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट का नहीं, वो फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। इसका भी क्या रीजन होता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। आइए और थोड़ा सा डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो ये किन किन कारणों पर लगती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मैंने ये आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट को या मंत्रिमंडल को ये लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी डेंजर में है, तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब वो जो सिक्योरिटी है वो डेंजर में किन किन वजह से है वो चीज़ समझिए आप। एक तो सिचुएशन होती है वॉर की, यानी कि युद्ध की। मान लीजिए इस समय देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई और बाहरी आक्रमण, युद्ध नहीं है वो और किसी रूप से बाहरी आक्रमण है। और या फिर आर्म्ड रिबिलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन, इसके बारे में अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब जो इन ग्राउंड्स पे लगती है वो कहलाती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जो इस ग्राउंड पे लगती है वो कहलाती है इंटरनल इमरजेंसी। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको एक्सटर्नल यानी बाहरी आपातकाल, इसको आंतरिक आपातकाल। देखिए, इसको बाहरी आपातकाल क्यों कहते हैं वो आपको ये दोनों ग्राउंड्स पढ़कर या देखकर ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये देश के बाहर से रिलेट करती है, इसका देश के अंदर से मतलब नहीं है, तो इसको इसलिए बाहरी आपातकाल कहते हैं। अब ये सशस्त्र विद्रोह है, ये तो देश के अंदर ही, अब जैसे कोई किसान आंदोलन चल रहा है और कोई आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से है, हल्का फुल्का करते हैं उत्पात वगैरह या और भी कोई चीज, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा विद्रोह चले जिसमें वो बंदूक, गोली, चीज ये सब अंधाधुंध और ज्यादा बहुत विशाल रूप में करने लगे, तो वो चीज कहलाती है सशस्त्र विद्रोह। तो वो देश के अंदर के लोगों के द्वारा ही तो है और देश के अंदर है, इसलिए इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आई होगी ये बात आपके। अब 44वां संशोधन, मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको इसलिए बता रहा था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आर्म्ड रिबिलियन जो यहाँ पे ये तीसरी जगह ये वर्ड यूज हुआ है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था, यानी कि 44वें संशोधन से। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, ये जनता दल पार्टी ने करा था ये। और संशोधन करके इन्होंने, सॉरी थोड़ी सी आवाज की, संशोधन करके इन्होंने आर्म्ड रिबिलियन वर्ड को जो तीसरे ग्राउंड में था, इससे पहले यहाँ होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, इससे पहले ना ये शब्द यूज होता था यहाँ पे। 44वें संशोधन से पहले यहाँ पे ये शब्द लिखा था, यानी कि इसके आधार पर इमरजेंसी लगती थी। अब इसके आधार पर इमरजेंसी लगती थी तो इन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने इसकी जगह इस वर्ड को यूज किया, आर्म्ड रिबिलियन को लाए ये, तो इसकी जरूरत ये पड़ी थी।
अब आप शब्द के आधार से इसका मतलब समझ रहे होंगे। एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक डिस्टर्बेंस को, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो आंतरिक डिस्टर्बेंस में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। इसमें जब सरकार चाहे तो वो कुछ भी बोल के उसको आंतरिक डिस्टर्बेंस का नाम दे सकती है, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दे सकती है। मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, तो सरकार ने उसको आंतरिक डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दे दिया, उसी के आधार पर आपातकाल लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये उस समय के हिसाब से इसका मिसयूज कर रही थी गवर्नमेंट्स। और जो लास्ट बार लगी थी ये नेशनल इमरजेंसी, वो इसी ग्राउंड पर लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। हालांकि उसमें इतना बड़ा कोई मामला नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, फिर भी इस पर उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा दी थी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने। तो इसीलिए अब जो अपोजिशन में सरकार थी उसने यही अमेंडमेंट करके इसी चीज का सुधार किया था कि इसकी जगह उन्होंने ये आर्म रिबिलियंस वर्ड यूज कर दिया था। अब ये चीज फिक्स है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल जब लगेगी तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगी, और कोई विद्रोह होगा, शांतिपूर्ण विद्रोह होगा या और कोई दिक्कत होगी तो उस पर नहीं लगेगी, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। इसलिए ये जरूरत पड़ी थी 44वां संशोधन करने की, इसीलिए वो संशोधन करके ये वर्ड यहाँ पर डाला गया था। ये बहुत एग्जाम में आप खोल के देखिएगा कोई बुक जिसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हो, या पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो जुडिशरी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, उसको आप देखेंगे ना, चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो है इंपॉर्टेंट, इससे आ जाते हैं 42वीं से आ जाते हैं। ये जब मैं अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा अलग से, तब मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं संशोधन, वो सारे आपको बताऊंगा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेते हैं, इस तरीके से पूछ लेते हैं, बताइए एक्सटर्नल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पर लगती है, इंटरनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पर लगती है, ये सारी चीज़ आपसे पूछ लेते हैं। अब इसके बाद ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई, अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव किस क्या क्या पड़ता है इस इमरजेंसी का, किस किस चीज़ पर। देखिए फ्रेंड्स, इफेक्ट की बात कर रहे थे हम, तो इफेक्ट को अगर हम, वैसे तो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि मौलिक अधिकारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए और ये चीज़ भी समझ लीजिए कि संघ और राज्यों पर इसके जो रिलेशन होते हैं उनके आपस में, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि समझाता हूँ मैं आपको, इफेक्ट ऑन यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। अब जैसे कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो जो एग्जीक्यूटिव पावर of state are vested in सेंटर, यानी कि सेंटर हैज ऑल पावर टू मेक लॉस फॉर स्टेट। यानी कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो जो स्टेट की पावर्स होती हैं, जो स्टेट की मंत्रिमंडल होता है, जो स्टेट्स के पास पावर होती है रूल्स बनाने की, वो सारी किस में निहित हो जाती हैं, वो सारी सेंटर के पास चली जाती हैं। यानी कि सेंटर रेगुलेट करता है किस हिसाब से रेगुलेट होगा, कौन सा लॉज बनेगा, क्या बनेगा, वो सारी चीज़। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आप समझिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे किस टाइप की गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट है जो फेडरल टाइप की, एक होता है फेडरल वर्ड और एक होता है यूनिटरी, ठीक है ना। तो यूनिटरी क्या होता है और फेडरल क्या होता है, इस चीज को समझिए। फेडरल का मतलब ये होता है कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। राज्य के लिए राज्य को सरकार और केंद्र के लिए केंद्र सरकार। लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें केवल एक ही गवर्नमेंट होती है, वहाँ अलग अलग नहीं होती है कि दो हो, राज्य के लिए अलग है, सेंटर के लिए अलग। तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये जब
इमरजेंसी लग गई तो जब स्टेट की जितनी भी पावर थी वो तो सब सेंटर में नहीं तो गई, तो कहीं ना कहीं इसका ये प्रभाव पड़ता है कि स्ट्रक्चर यानी कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट टर्न्स इनटू यूनिटरी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताइए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइप होता है वो किस चीज़ में, कौन से टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकारों पर अब इस चीज़ को समझने के लिए भी दो आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं, एक आर्टिकल 358, एक आर्टिकल 359, ठीक है ना। 358 कब लागू होता है देखिए, मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हमें तोड़ तोड़ कर समझना पड़ेगा। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था कि इन दो जो ग्राउंड्स पे लगती है वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसे ही लागू होती है तो आर्टिकल 358, अब आर्टिकल 358 क्या कहता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 358 ये कहता है जैसे ही इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू होती है 358 के हिसाब से आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार है, घूमने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि बोलने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और समूह बनाने का अधिकार, एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये कहता है कि 358 के हिसाब से जब ये एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये इमरजेंसी लागू होती है तो ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। बाकी सारे बने रहते हैं, ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्म्ड रिबिलियंस यानी कि इंटरनल इमरजेंसी। तो ये इससे रिलेटेड है आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जब भी देश के अंदर इमरजेंसी लागू होगी तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने सारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे मौलिक अधिकार, अब यहाँ पे कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं कि मौलिक अधिकार भंग हो जाते हैं, तो ये वर्ड यूज करना, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वर्ड यूज करना सही नहीं है। मतलब मौलिक अधिकार तो बने रहते हैं, केवल उनके लिए जो राइट होता है ना, कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो आपके पास क्या राइट होता है, आपके पास यही राइट होता है कि आप रिट डालें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो आपका जो राइट होता है रिट वाला वो डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो बने रहते हैं लेकिन वो राइट जो उनके डिसॉल्व, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो जाता है तो आपके पास राइट जो होता है रिट जुरिस्डिक्शन का, वो राइट आपका डिसॉल्व हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और 21 के लिए तो आप फिर भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ भी पहले नहीं थी ऐसी, ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे पहले ये नहीं थी, उससे पहले ये भी खत्म थे, इनके लिए भी नहीं था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंट, पहले क्या था, पहले सारे फंडामेंटल राइट्स का वो राइट डिसॉल्व हो जाता था, अब केवल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने बचे उनका हो जाता है। तो ये आपका सारा प्रभाव है मूल मौलिक अधिकारों पर, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो सारा कुछ हो ही चुका। अब एक पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको राष्ट्रपति लागू करते हैं, तो वो कितने महीने के लिए लागू करते हैं, 1 महीने के लिए। उसके बाद जो इस पर फाइनल अप्रूवल दिया जाता है वो पार्लियामेंट का दिया जाता है, तो पार्लियामेंट का कितने दिन तक के लिए लगा सकती है, 6 महीने के लिए लगा सकती है। अब मान लीजिए 6 महीने से बाद में और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से
फिर उसको पास करा के फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। तो ये सारी चीज आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो कंप्लीट हो गई। देखिए प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, तो ये चीज आर्टिकल 356 के हिसाब से लगती है। अब इसको समझने से पहले एक आर्टिकल आप समझिए कि आर्टिकल 355, इससे पहले वाला आर्टिकल 355 में क्या है कि ये ड्यूटी है सेंटर की यानी कि केंद्र की, कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, मतलब संविधान के हिसाब से चल रही है, वहाँ कुछ गलत सलत नहीं है। अगर ये ड्यूटी सेंटर की होती है आर्टिकल 355 के हिसाब से, ठीक है ना। अब आर्टिकल 356 में इमरजेंसी लगती है तो वो किन किन ग्राउंड्स पे लगती है। एक ग्राउंड्स तो आर्टिकल 356 में अपने आप ही दे रखा है, इसके अलावा भी एक आर्टिकल 365। अब जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र की ये ड्यूटी होती है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि सेंटर मतलब राज्य में जो सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से चल रही है, वहाँ कोई संविधान के प्रोविजन का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब 365 में इसी बिहाफ पे सेंटर केंद्र जो है वो राज्य को सरकार चलाने के लिए या संविधान के किसी प्रोविजन के लिए कोई आदेश दे सकता है। अगर वो राज्य सरकार केंद्र के हिसाब से कार्य नहीं करती है यानी केंद्र के हिसाब से नहीं चलती है, अपनी तानाशाही या कुछ दिखाना, तब उस सिचुएशन में ये 365 के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है वहाँ, ठीक है ना। और एक 356 में ये राष्ट्रपति शासन लगना यानी कि जब गवर्नर को लगता है, यही ग्राउंड्स जो मैंने सेंटर के लिए बताए थे, तब गवर्नर्स जो गवर्नर होता है राज्य का राज्यपाल यानी कि राज्यपाल उसकी सलाह पर लगता है, यानी कि वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लगाते, इसको भी प्रेसिडेंट ही, ठीक है ना। उसमें कुछ और था सलाह, इसमें राज्यपाल के हिसाब से लगता है। तो वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं ये इमरजेंसी लागू करने के लिए कि अगर 365 के हिसाब से वो सेंटर के हिसाब से राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है, या फिर 356 में वो राज्यपाल को लगता है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू संविधान नहीं चल रही है, तब इन्हीं दो ग्राउंड्स पे वो प्रेसिडेंट से इसकी मांग करते हैं। तो प्रेसिडेंट ने मान लीजिए प्रोक्लेम्ड कर दी इमरजेंसी, ठीक है ना। तो ये कितने महीने के लिए हो सकती है, ये भी 2 महीने, ये 2 महीने के लिए हो सकती है, वो 1 महीने के लिए थी, ये 2 महीने तक, ठीक है ना। इसका भी वही नियम है, इसको भी पार्लियामेंट करती है। तो 2 महीने तक जिस दिन ये लागू होगी उसी दिन ये पार्लियामेंट को साइन कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि 2 महीने के बाद फर्दर आगे ये चलाना है इसको या नहीं चलाना है, ठीक है। अब पार्लियामेंट वही नियम था कि 6 महीने तक, अब 6 6 महीने करके इसको ये अधिक से अधिक 3 साल तक लगाई जा सकती है, 3 इयर्स तक लगाई जा सकती है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट रूल अधिक से अधिक कितने वर्ष तक लगाया जाता है, तो 3 साल तक लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब लगा था, तो ये याद रखिएगा सबसे पहले, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ लगा था, ये लगा था पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब कब लगा था, 1951 में।
ठीक है। तब से अब तक लगभग 126 बार ये लग चुकी है भारत में। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे अधिक किस राज्य में लगी है ये? सबसे अधिक किस राज्य में? ये सबसे अधिक लगी है मणिपुर में। मणिपुर में लगभग 10 बार लग चुकी है ये मणिपुर में। ठीक है। और सब इसके बाद लगी है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 बार लग चुकी है। लास्ट टाइम कब लगी थी उत्तर प्रदेश में? शायद 2002। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट हैं। ये तो पूछते ही पूछते हैं एग्जाम में। ये तो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, किसी में भी पूछ सकते हैं कि बताइए सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, कब लगा था? तो पंजाब में लगा था। अच्छा, सबसे अधिक कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा है। सबसे कम लगा है, आप मतलब कम का तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मतलब उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में लगा है 9 बार, और आखिरी बार शायद 2002 में, और अभी जम्मू कश्मीर में लगा था 2019 में। इसके बाद का शायद मुझे ध्यान नहीं है कहीं लगा है या नहीं लगा है। तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट रोल के बारे में। अब आपकी सिर्फ बचती है एक, क्या बचता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, वित्तीय आपातकाल अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो वित्तीय आपातकाल होता है क्या? जब प्रेसिडेंट को लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या किसी महामारी के कारण या युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है कि सैलरी तक नहीं दी जा सकती किसी की, और बहुत सी ऐसे कारण हो गए हैं कि सारा उनका जो प्रभाव है वो भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रोक्लेम्ड करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को। रूल्स इसका भी वही है। ठीक है ना? कि 2 महीने तक रहती है ये। राष्ट्रपति जब इसकी घोषणा करते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर इसका पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी, अप्रूव्ड होना जरूरी है। उसी के बाद ये फर्दर आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना? और इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे इसका ज़्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं, दिया नहीं है कि प्रभाव पड़ता है। ठीक है। लिमिटेशन इसकी कोई दी नहीं है, अवधि क्या हो सकती है कि कब तक चल सकती है, अवधि के बारे में कुछ चीज़ दी नहीं है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए भारत में अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, यानी भारत में या भारत के किसी भी भाग में तो ये अभी तक लगी नहीं है कभी। तो इसका आंसर कहीं भी अगर आपको इससे रिलेटेड आंसर देखे और इस चीज़ के बारे में पूछे तो आप बेझिझक उस पर अभी तक ये नहीं लगाई गई है। ठीक है ना? प्रावधान दे रखा है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए आप, जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है ना? तो यही सिचुएशन होती है। अगर इस टाइम अगर सरकार को लगेगा या राष्ट्रपति को लगेगा कि देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो एमपीज हैं, इनकी सैलरी तक नहीं दी जा सकती, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट चाहें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी फ्रेंड्स, इमरजेंसी के बारे में मेरे हिसाब से इतना ही था। बाकी कुछ और आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे व्यूज़ कमेंट्स करिए,
ताकि मैं और अच्छे टॉपिक पर और मेहनत करूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। ये पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद मैं लॉ के ऊपर सारी वीडियोस लाया करूँगा। जैसे कि जो बच्चे यूपी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या जो यूनिवर्सिटी में अभी जिनकी लॉ चल रही है, एलएलबी चल रही है, वो भी उस वीडियो को देखा करेंगे तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।